नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रह गया। पूरे देश पे चर्चा हुई कि भाई क्या बात है कि ट्रेंड क्यों हुआ और क्यों इतना नाराज है नौजवान। दरअसल किसी भी देश में उस देश की लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है? क्या लोकप्रियता नापने का पैमाना सिर्फ गोदी मीडिया के चैनलों का सर्वे है, या फिर ये पैमाना इस बात पर निर्भर करता है कि उस नेता ने कितना झूठ बोला या विपक्ष की कितनी लानत मलामत की, या किसी कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी के लोगों को आंदोलन जीवी कहा? जी नहीं। लोकप्रियता का पैमाना आप जनता की आर्थिक, सामाजिक, सेहत की बेहतरी के इंडिकेटर से तय कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिपेंडेंट यानी 15 से 59 साल के लोगों के बीच कितनी खुशहाली है, इस आधार पर नेता की क्षमता और उसके नेतृत्व की दूरदर्शिता तय होती है। और यही क्षमता और दूरदर्शिता उस नेता को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाती है। यदि आप इतिहास को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके समय में उनके साम्राज्य में गरीबी और भुखमरी न्यूनतम स्तर पर थी। अल्पसंख्यकों का पूरा सम्मान था। तभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए देश के अनेक हिस्सों में गुफाएं बनाकर दी गई थी। वरना प्राचीन काल में उस राजा शशांक को कौन याद रखता है जिसने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था। आधुनिक दौर में पोल पोट जैसे हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले शासक को भी दुनिया में कोई याद नहीं रखता। लोग याद रखते हैं तो गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला को। लोग याद रखते हैं तो पूरी दुनिया को गुट निरपेक्षता का सिद्धांत देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को। केवल 6 साल सत्ता में रहकर रोजगार और बराबरी की पूरी दुनिया को मुद्दा बना देने वाले लेनिन को दुनिया में पूजा जाता है। लेकिन 29 साल तक 29 ईयर तक रूस को तानाशाही के चरम पर पहुंचाकर आम रशियन को भिखारी बनाने की हद तक पहुंचाने वाले लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन का कोई जान नाम लेवा ही नहीं है। लेकिन आप कहेंगे आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल आज के दौर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में गैर बराबरी इस स्तर तक पहुंच गई है। देश की आधी से भी ज्यादा यानी 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति उन 94 परिवारों के पास है जो सबसे रईस हैं। केवल अडानी का ही इस देश की जीडीपी में अकेले 5% की हिस्सेदारी है। ऊपर की 1% आबादी के पास देश के 77% संसाधनों पर कब्जा है। लेकिन ये सब बात सुनकर आप चौंकिए मत। ये हमारे ही देश की मौजूदा तस्वीर है। इस तस्वीर में एक तरफ प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन जंगल में चीता को छोड़ते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वहीं देश के असली विश्वकर्मा यानी इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी तादाद 4th ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रेलवे का गैंगमैन, कितनी छोटी पोस्ट, उसको बनाने, उसमें तैनाती के लिए, उसमें नौकरी के आवेदन के लिए 6.5 लाख से ज्यादा इंजीनियरों ने अप्लाई किया है गैंगमैन की पोस्ट के लिए। खैर, ये तो इस देश में मौजूदा दौर की प्रतिभाओं की बदहाली का एक उदाहरण भर है। अब आपको आम आदमी की बदहाली से भी रूबरू करवाते हैं। बताता हूं मैं कुछ घटनाएं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, बेहद प्रतिष्ठित और जानी मानी संस्था की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि निराश होकर देश के 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी, आवेदन करना ही बंद कर दिया, मान लिया नौकरी मिलेगी नहीं। आप सोच सकते हैं कि जिस देश की 1/3 जनसंख्या यानी 50% नौजवान रोजगार की आस छोड़ चुके हों, उस देश की क्या हालत होगी। जनसंख्या के आधार पर देखें तो 45 करोड़ का मतलब देश में 100 से ज्यादा सोमालिया बन जाएगा। जहां एक सोमालिया की स्थिति ने पूरे दुनिया को विचलित कर रखा हो, वहां सैकड़ों सोमालिया किसी एक देश में पल रहे हों, तो उस देश को आप क्या कहेंगे?
यही ना कि इसका भगवान ही मालिक है। खैर ये छोड़िए, एक दूसरा डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। सरकार खुद से दावा करती है कि हम 82 करोड़ लोगों में 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश की 2/3 आबादी सरकारी इमदाद पर अपना पेट भर रही हो, उस देश के प्रधानमंत्री यदि चीता छोड़ने को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताने लगे तो उस देश को और उसके देश के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाएगा। एक तीसरा डाटा भी देख लीजिए। देश की कुल रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 22 लाख करोड़ है, जबकि सरकार का कुल खर्चा, जिसमें लाभार्थी के नाम पर उड़ाया जा रहा बहुत बड़ा पैसा भी शामिल है, लगभग 40 लाख करोड़ है। ऐसे में स्वाभाविक ही सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी के आगे हाथ फैलाकर 18 लाख करोड़ रुपए की जुगाड़ करेगी, क्योंकि जब आप लोगों को काम ही नहीं दोगे तो लोग जीडीपी में योगदान कैसे देंगे, और जब लोग जीडीपी में योगदान करने लायक बचेंगे ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा। पैसा आसमान से तो बरसेगा नहीं। जब 45 करोड़ यानी 1/3 जनसंख्या निराश होकर घर पर बैठ जाए, कुल बेरोजगारों की संख्या 100 करोड़ पहुंच जाए, तब भी बेचारा बेरोजगार जीडीपी में क्या योगदान देगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इतनी भयानक स्थिति में यदि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करता है तो फिर किस प्रकार गोदी मीडिया प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आकलन करता है, ये तो समझते परे है। पकौड़े तलने का तेल भी 200 रुपए लीटर और उसके लिए भी यूज होने वाला गैस सिलेंडर 1100 की दर से पार कर जाए तो भगवान ही मालिक है। अब देखिए, इस देश में इन मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आम आदमी की स्थिति पर आप कितने चैनलों पर डिबेट होते हुए देखते हैं। आप जिन चैनलों पे कल आपने फोन लगाया होगा, अपना टीवी, उन सब पे चीता 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 की दहाड़। कहीं बेरोजगारी की बात नहीं, कहीं महंगाई की बात नहीं, कहीं आर्थिक हालात की बात नहीं। तो देश का बड़ा मुद्दा क्या है, कब इन पे विमर्श शुरू होगा, कब इन पे संवाद शुरू होगा, कब इन पे देश में बहस शुरू होगी कि देश के जो हालात हो रहे हैं वो हालात कैसे सुधरे हैं, और कब इस बात पर विमर्श शुरू होगा कि अगर आप देश की 80% आबादी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं, उनको दवा भी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए अस्पताल नहीं है, तो फिर आखिर मंदिर और मस्जिद किसके लिए बना रहे हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पे ताले पड़ गए थे, अस्पताल खुले थे। हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, हमारे देश की स्वास्थ्य की हालत क्या है, किसी से छुपा नहीं है। इन मुद्दों पे जागरूकता फैलाने की जरूरत है, विमर्श की जरूरत है, ये हालात कैसे सुधरे इस पे विचार की जरूरत है। और अफसोस कि देश चीते पर डिपेंड है, चीते के बारे में सोच रहा है। तो ईश्वर करे कभी सुधरे, कभी विचार हो, और कभी हम लोग सही मुद्दों पर बात शुरू करें। करते रहेंगे हम बातचीत, देखते रहिए 4 PM, यही चैनल है जो सच बोलता है, आपके साथ खड़ा रहता है। तो सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।